रघुवीर शराब पीकर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आवाज़ देने पर भी वह खाना खाने नहीं आया तो उसकी माँ प्रतिमा देवी ने अपने नौकर हरीश को उसे बुलाने भेजा। माँ जी देखिए तो भैया को क्या हो गया। नौकर ने उसे गिरा देखा तो घबरा कर मालकिन को पुकारने लगा। उसकी माँ प्रतिमा देवी दौड़कर वहाँ आई। उन्होंने उसे ऐसे देखा तो मारे दुख के रो पड़ी। उन्होंने अपने पति राधे श्याम को आवाज़ दी तो वे भी दौड़े चले आए। हरीश, ऐसे मुँह क्या देख रहे हो, बिस्तर पर लेटाओ भैया को, उन्होंने नौकर को आदेश दिया। हरीश की सहायता से उन्होंने बड़ी मुश्किल से रघुवीर को उठाकर बेड पर लिटाया। प्रतिमा जी ने रोते सुबकते देखकर राधेश्याम उन्हें चुप कराने लगे। अब आप क्यों रोने लगी? धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा और कैसे ठीक हो जाएगा? सब हमारे ही कर्मों का फल है। नहीं तो दो दो जवान बेटों के होते आज यूं बैठकर नसीब का रो न रहे होते। कहते हुए प्रतिमा जी फूट फूट कर रोने लगी। आज फिर कुछ हुआ क्या? रघुवीर की ऐसी हालत देखकर लग रहा है कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है। तुम्हें कुछ बताया क्या? पत्नी को चुप कराते हुए राधेश्याम पूछने लगे। नहीं, वो तो अब ज़्यादा बात ही कहाँ करता है। 7 साल होने को आए पर मेरे बेटे की सज़ा ख़त्म नहीं हुई जो वो खुद को दे रहा है। 1000 बार कह चुकी हूँ, तेरे अपराधी हम हैं, तेरा कोई कसूर नहीं है। देखिए ना दिल में कैसा जख्म लिए फिर रहा है मेरा लाल। कहते हुए फिर से सुबकने लगी। प्रतिमा देवी ठीक कहती हो, उसके अपराधी हम ही लोग हैं। लेकिन किस्मत ने भी कम खेल नहीं खेले हमारे साथ, वरना हमारा महेश जिन हालात से गुजरा उसमें किसका दोष था भला। कहते हुए राधेश्याम ऊपर की ओर देखते हुए हाथ मलने लगे। हाँ जी, लेकिन आप ही बताइए, जो हमने सपना बहू के साथ किया उसमें किसका दोष था? रोना छोड़कर प्रतिमा जी रोष में भर कर बोलने लगी। कम अत्याचार नहीं किए हमने सपना पर, लेकिन उसकी सज़ा भी कम नहीं मिली हमें। हमारा रघुवीर तिल तिल करके पश्चाताप की आग में जल रहा है और हम खामोश खड़े देखकर चुप हैं। सच कह रही हो प्रतिमा, हमारे कर्मों की सज़ा हमारा बेटा भुगत रहा है। क्या कसूर था उसका कि उसने अपने दिल की नहीं हमारी बात सुनी और उसी पर भरोसा किया। और हम स्वार्थ में अंधे होकर अपने बेटे पर कोई आंच नहीं आना देना चाहते थे तो हमने बहू को ही चरित्रहीन साबित करके अपने बेटे का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। दोनों की आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे, लेकिन दोनों ही नहीं जानते थे कि रघुवीर जब लौटा तो क्यों परेशान था। इधर वासु जब से अपने रूम में लौटा तब से बस सपना के ही बारे में सोच रहा था। एक पल के लिए भी वह सपना को नहीं भूल पा रहा था। वह बिस्तर पर लेटा तो दिन भर की बातें याद कर उसके चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। उसने आंखें बंद की तो उसके सामने सपना का मुस्कुराता चेहरा आ गया। उसका मासूम चेहरा, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका गंभीरता से भरा व्यक्तित्व सब उसके मन में घर कर गया था। इतनी सुंदर होने के बाद भी वह कितनी सिंपल और सौम्य थी। इसके अलावा उसके गुणों से भी कम प्रभावित नहीं था वासु। एक साथ कई भूमिकाओं को जी रही सपना का हर रूप, हर रंग लाजवाब था। एक डॉक्टर के रूप में अपने मरीज के प्रति कितनी करुणा और सेवा भाव था उसके मन में। एक बेटी के रूप में अपने पिता के लिए उसके मन में कितनी चिंताएं थी और एक माँ के रूप में ममतामयी माँ थी सपना। अब वासु उसे एक अनुशासित और प्रतिबद्ध सहकर्मी से आगे बढ़कर एक दोस्त और एक इंसान के रूप में जानने लगा था। सपना के लिए उसके दिल में जो सम्मान था वह धीरे धीरे प्रेम का रूप ले चुका था, लेकिन अभी वह खुद ही अपनी भावनाओं से अनजान था। उसे बस ये मालूम था कि उसे सपना के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। वासु उठा और सामने खिड़की पर जा खड़ा हुआ। उसने बाहर देखा, पूरा शहर अंधेरे में डूबा था,
लेकिन दूर अंधेरे में भी रोशनी के दिए जगमगा रहे थे। उसे महसूस हुआ उसके मन में भी सपना के नाम के एक जुगनू ने हर अंधेरे को दूर कर दिया है। मिस्टर वासु, ये सारे लक्षण तो प्यार के हैं। यू आर इन लव, उसके दिल ने कहा तो वह पलटकर फिर से बिस्तर पर जा लेटा और उसने तकिए को बाहों में लेकर चूम लिया। फिर खुद ही अपनी बेवकूफ़ी पर उसे हंसी आ गई। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि वही तो सपना से प्यार करता है। सपना के मन में क्या है उसे कैसे मालूम हो। उसके मन की बात कहीं सपना को मालूम चली तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। नहीं, मैं सपना को खोना नहीं चाहता। मुझे क्या मालूम कि उसके दिल में क्या है। कहीं ऐसा न हो कि मेरी जल्दबाजी उसे पसंद न आए, कहीं मैं उसकी दोस्ती भी न खो बैठूं। नहीं, मैं अभी सपना को कुछ नहीं बताऊंगा। उसने तय किया कि जिस दिन वह सपना के मन को अच्छी तरह जान समझ लेगा तभी आगे कदम बढ़ाएगा। वह सपना के रिजेक्शन से इतना डर महसूस कर रहा था कि अपने प्यार को मन के 100 तालों में छुपाने को तैयार हो गया। उसे अब अक्षत का साथ भी अच्छा लगने लगा था। अक्षत जब भी उसके सामने आता उसका मन उसकी ओर खींचने लगता था। इन दोनों से मिलकर वह एक पूर्णता के एहसास से भर उठता था। इन दोनों ने उसके जीवन को एक नया अर्थ दे दिया था। जल्दी ही वासु उसी अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाला था जिसमें सपना रहती थी। वह अब उन दोनों के और करीब रह सकेगा, यह एहसास उसे बहुत भला सा लग रहा था। यही सब सोचते हुए उसने फेसबुक खोला और डॉक्टर सपना को सर्च किया। कुछ देर स्क्रॉल करने के लिए उसे सपना का प्रोफाइल मिल गया। उसमें अक्षत के साथ उसकी तस्वीर लगी थी। वासु ने कुछ क्षण सोचा और ऐड करने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। फ़ोन बंद करके वह सपना के मीठे मीठे सपनों में खो गया। उस दिन सपना की आंख जरा जल्दी खुल गई थी। वह बालकनी में पौधों को संवारने लगी। कैलाश जी ने किसी की गुनगुनाहट सुनी तो वे भी बालकनी की ओर चल दिए। वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने देखा ये आवाज़ सपना की थी जो गुनगुनाते हुए बड़े प्यार से पौधों को संवार रही थी। अपनी बेटी के चेहरे पर बहुत दिनों बाद उन्हें ये खुशी दिखी। इतनी खुश तो सपना तभी होती थी जब या तो अक्षत को कुछ अच्छा करते देखती या फिर उसके किसी पेशेंट के ठीक होने या बेहतर होने की कोई न्यूज़ वह उनसे साझा करती थी। वे सपना के पिता थे जो अपनी बेटी को समझते भी थे। उनकी अनुभवी आंखों से ये बात छिपी न रह सकी कि आज बहुत दिनों बाद वह अपने लिए खुश थी। कमरे की ओर लौटने लगे तभी सपना की नज़र उन पर पड़ गई। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हुआ आज जल्दी उठ गई? जी पापा, आज आंख जरा जल्दी खुल गई। देखिए ना मौसम कितना अच्छा है। सर्दी अभी शुरू नहीं हुई और गर्मी के दिन बीत चले हैं। हाँ सपना, ये तो तुम्हारा फेवरेट मौसम रहा है बेटा। सपना को याद आया बचपन में वह हमेशा कहती थी कि मार्च और नवंबर उसके फेवरेट मंथ्स हैं, जब न ज़्यादा सर्दी होती है और न ही ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन पिछले तमाम वर्षों में वह तो जैसे भूल ही गई थी कि उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। उसने देखा कैलाश जी उसे गहरी दृष्टि से देख रहे थे, मानो एक पिता अपनी बेटी के शब्दों को तौलते हुए उसके मन की थाल ले रहा हो। उसने नज़रें चुराते हुए बात बदल दी। पापा, इस बार डहेलिया पर कितने प्यारे फूल आए हैं और ये पिंक रोज़ इस मौसम में कितने अच्छे फूल दे रहा है। फूलों को कोमलता से सहलाते हुए सपना ने कहा तो चौंक उठे कैलाश जी। कहीं सपना उनसे कुछ छुपा तो नहीं रही। कैसा होता है ना पिता का मन कि एक तरफ उसे खुश देखकर खुश हो रहे थे, वहीं उन्हें उसकी चिंता भी सताने लगी कि परिपक्व होते हुए भी वह कोई गलत निर्णय न ले बैठे। वे नहीं चाहते थे कि अतीत में जो दुख उसने झेला था वह उसके जीवन में फिर से न लौट आए। वे सपना के जीवन में खुशियां देखना चाहते थे।
लेकिन ऐसी खुशियां नहीं जिनके साथ गम की भी परछाई हो। सपना ने उन्हें वासु के विषय में बताया तो था, लेकिन सब बातें एक बेटी पिता से नहीं बांट सकती। लेकिन कल शाम जब से वे लोग घर लौटे तो अक्षत के मुंह से तो बस वासु अंकल का गुणगान ही चल रहा था। वासु अंकल ये, वासु अंकल वो। सपना आज भी कानूनी रूप से रघुवीर की पत्नी है और रघुवीर से उसकी मुलाकात भी हुई है। पता नहीं डॉक्टर वासु और सपना की दोस्ती के बारे में जानकर वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। वैसे भी वे लोग अतीत में जो व्यवहार कर चुके हैं उनसे भला अच्छाई की क्या उम्मीद की जाए। कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में न फंस जाए। ऐसे तमाम ख्याल कैलाश जी को बेचैन किए हुए थे। पापा माली से कहिएगा कुछ और फूलों वाले पौधे लगाए, एक दो हैंगिंग प्लांट्स भी। हाँ बेटा, चलो मैं चल कर अक्षत को जगा देता हूँ, कहीं स्कूल के लिए लेट न हो जाए। सपना की बात सुनकर वे अपने विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकल आए। जी पापा, आप चलिए, मैं भी आती हूँ। कैलाश जी ने अनमने ढंग से अखबार उठाया और ड्राइंग रूम में सोफे पर आकर बैठ गई। उनके दिमाग में अब फिर से उसी विचार श्रृंखला की कड़ियाँ जुड़ने लगी। अगर डॉक्टर वासु ही महेश है तब तो ये मामला और भी पेचीदा हो गया। सपना कानूनन रघुवीर की पत्नी है। मान लो अगर यह व्यक्ति महेश है तो महेश को तो अपने अतीत का वह हिस्सा याद तक नहीं जिसका संबंध सपना और अक्षत से है। हे ईश्वर, ये मामला तो और भी उलझने वाला है। कैलाश जी को बड़बड़ाते देखकर सपना उनके पास आ गई। पापा कहाँ खोए हुए हैं? आप तो अक्षत को जगाने वाले थे ना। चलिए कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं अभी चाय भिजवाती हूँ। कैलाश जी ने बिना कुछ कहे चुपचाप सिर हिला दिया और अखबार पढ़ने का अभिनय करने लगे। सपना अपने काम में लग गई। उधर हॉस्पिटल पहुंचकर सपना अपने काम में इतना व्यस्त हो गई थी कि उसके पास कुछ और सोचने को वक्त ही नहीं था। कल दोपहर में निकल गई थी तो आज काम भी ज़्यादा था। उसने लगातार समय बर्बाद किए बिना वार्ड में राउंड लगाते हुए कई पेशेंट से बात की और इसके बाद वह अपने कैबिन में चली गई और अपने अपॉइंटमेंट्स को निपटाने लगी। इसी सब में कब दोपहर आ गई उसे मालूम ही नहीं चला। जरा फ्री हुई तो उसने हाथों को ऊंचा करके एक अंगड़ाई ली और तभी उसके मन में एक ही ख्याल आया कि आज वासु कहाँ है। हाय सपना, वासु की आवाज़ से चौंक उठी सपना। शायद वासु के ख्यालों के साथ ही वह भी चला आया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कल की मुलाकात का असर दोनों पर था। दोनों के बीच संकोच और अजनबीपन की जो एक दीवार थी, उसमें अब परिचय की खिड़की खुल चुकी थी। अरे आओ ना, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। सपना ने जैसे सहजता से मन की बात कह दी। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी। कम शब्दों में बात कहने वाली सपना अब बदल रही थी और ये बदलाव वासु को बहुत अच्छा लगा। तुमने पुकारा और हम चले आए, कहकर मुस्कुरा दिया वासु। मैंने पुकारा? अरे कब पुकारा? देखिए मैडम, दिल से दिल को राह होती है। आवाज़ देकर पुकारने की ज़रूरत नहीं, अगर दिल की आवाज़ दिल तक पहुंच जाए। ओह मिस्टर फ्लर्ट, ऐसे ही बातें बनाते रहोगे तो लंच टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो लंच किया जाए? सपना ने मुस्कुराते हुए उसे टोक दिया। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, चलो कैफ़े चलते हैं। अरे पर सपना उसके अनुरोध को टालना चाहती थी, लेकिन वासु कब रुकने वाला था। नहीं, चलो ना, कम से कम खाना तो आराम से बैठ कर खाते हैं। मतलब तुम नहीं मानोगे? मतलब मैं नहीं मानूंगा। चलो तो अब चले। और दोनों हंसते हुए कैफ़े की ओर चल दिए। वासु ने अक्षत की स्केटिंग की प्रैक्टिस की जो जिम्मेदारी ली थी उसे बखूबी निभाने की पूरी कोशिश भी की।
अब अक्षत की कोई क्लास मिस नहीं होती थी, क्योंकि वासु और सपना में से कोई फ्री न भी हो तो भी वासु इस बात का कोई न कोई इंतजाम कर ही देता था कि अक्षत अपनी क्लास अटेंड करता रहे। आज अक्षत क्लास से लौटा तो बहुत खुश था। उसे स्कूल में बहुत शाबाशी मिली और एक बड़े कंपटीशन के लिए स्कूल से उसके ही नाम का सिलेक्शन भी हुआ। अरे नानू, आपको मालूम चलेगा तो आप भी खुश हो जाओगे। कैलाश जी के पूछने पर अक्षत ने उन्हें स्केटिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्शन के बारे में बताया। उसका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया था। उसे इतना खुश देखकर कैलाश जी के मन को बहुत सुकून मिला। बिन बाप के बच्चे को सपना और उन्होंने पूरे लाड प्यार से पाला था और पाल रहे थे, लेकिन एक बच्चे के जीवन में पिता की कमी को कोई कैसे पूरा कर सकता है। अक्षत बहुत ही समझदार और संवेदनशील बच्चा है। पिता की अनुपस्थिति को बहुत ही शिद्दत से महसूस करता है। इधर जब से वासु आया है, सपना और वासु दोनों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। वासु अब अपने पिता के बारे में कोई सवाल नहीं करता है। शायद उसे अपने सवालों का जवाब वासु के रूप में मिल गया है। कैलाश जी जब ये सब देखते और महसूस करते थे, भीतर से उन्हें भी अच्छा ही लगता था। हालांकि वे इस पर बात करने से सदा बचते थे। पी, ये डोरबेल की आवाज़ थी। इस समय कौन आया है? तेरी मम्मी तो अभी नहीं आई होगी। अक्षत से ये कहते हुए कैलाश उठे और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तभी अक्षत ने उन्हें रोका। अरे नानू, आप बैठिए, वो वासु अंकल होंगे। वासु अंकल? और यहाँ? कैलाश जी ने वासु का नाम सुनकर चौंक गए। हाँ नानू, उन्होंने बोला था कल की मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो वे मुझे लेने आएंगे। पर क्यों? ओफो, आप भूल जाते हैं नानू। आपको बताया था ना कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है। सिर पर हाथ मारते हुए अक्षत ने कहा। उसका पूरा ध्यान दरवाजे पर लगा हुआ था। ओह हाँ बेटा, बताया था तुमने, मैं ही भूल गया। पर उसमें तो अभी कई दिन बाकी हैं। कैलाश जी कहते रह गए। अक्षत ने तब तक आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सचमुच सामने वासु ही खड़ा था। इससे पहले वासु गाड़ी का हॉर्न बजाता था और अक्षत बालकनी से देखकर चला जाता था। ये पहली बार थी जब वासु उनके घर आया था। कैलाश जी ने जब वासु को देखा तो देखते ही रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। यानी कि सपना ने जो कहा वो सच ही था। पहले उन्हें लगता था कि शायद सपना को भ्रम हो, क्योंकि एक ही शक्ल के कई आदमी हो सकते हैं, लेकिन आज तो वे भी भौचक्के रह गए। उन्हें लगा सामने महेश ही खड़ा है। हूबहू वही शक्ल सूरत, वही नाक नक्शा, वही कद काठी। वासु की शक्ल एकदम सपना के देवर महेश से मिलती जुलती थी। कैलाश जीबला कैसे भूल सकते हैं? सपना के विवाह में महेश के कारण जो विवाद हुआ, उससे विवाह में व्यवधान पड़ते पड़ते रह गया। यदि सही समय पर बात संभल न गई होती तो विवाह होता भी नहीं। पता नहीं कितनी बार कैलाश जी ने सोचा कि काश उस दिन बात बिगड़ ही गई होती और विवाह हुआ ही नहीं होता, कितना अच्छा होता। कम से कम उनकी बेटी को वह सब तो झेलना नहीं पड़ता जो उसने उस विवाह के बाद झेला। नमस्ते अंकल, मेरा नाम डॉक्टर वासुदेव है, कहते हुए वासु ने आगे बढ़कर महेश जी के पांव छू लिए। कैलाश जी अभी भी उसी मुद्रा में अवाक खड़े थे। अक्षत ने उनका हाथ पकड़कर खींचा तो उनकी तंद्रा टूट गई। जीते रहो बेटा। अस्फुट से स्वर में उनके मुंह से केवल यही शब्द निकले। वासु ने नोट किया, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही अंकल, आप बैठिए,
मैं बीपी चेक कर लेता हूँ। वासु ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वासु ने उनकी एक न सुनी और तुरंत उनका चेकअप किया। उन्हें सपना ने बताया था कि कैलाश जी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है और उनका बीपी एक्चुलेट हो रहता है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। वासु का शक ठीक था, उनका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था। इसके अलावा उनकी हार्ट बीट भी बहुत तेज़ चल रही थी। वासु को उनकी तबीयत देखकर लगा कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। वासु ने तुरंत सपना को कॉल किया। सपना उस समय हॉस्पिटल में बिजी थी, उससे बात न हो सकी, लेकिन वासु ने बिल्कुल देर नहीं की। वहाँ मैसेज छोड़कर तुरंत एक्शन लिया और उन्हें हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल पहुंचकर वासु ने तुरंत उनके सारे टेस्ट करने भेजे और कुछ देर बाद सपना भी वहां आ गई। थैंक यू वेरी मच वासु। डॉक्टर मनचंदा बोल रहे थे कि देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम न होते तो, कहते हुए सपना की आंखें भर आई। ओ कम ऑन सपना, एक तो तुम ये बात कर थैंक यू कहना बंद करो, या तो मैं ये दोस्ती बंद कर देता हूँ। दोस्ती भी कहती हो और थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा भी करती रहती हो। वासु ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा। नहीं वासु, शुक्रिया ना कहूँ तो क्या कहूँ। पहले अक्षत की इतनी हेल्प करते हो और अब पापा। तुमने दोस्ती का फ़र्ज़ कितने तरीके से अदा किया है और एक मैं हूँ कि कभी कुछ नहीं कर पाई। ओ तो सपना मैडम को पे बैक करना है। बहुत आसान तरीका है, सो सिंपल। शरारत भरे अंदाज में सपना के करीब झुकते हुए वासु ने कहा। सपना ने जब प्रश्नों भरी निगाह से उसकी ओर देखा तो वह उसके कान में फुसफुसाया। किसी दिन डिनर डेट पर चलो मेरे साथ, और बस एक कैंडल लाइट डिनर और सारे हिसाब चुकता कर दो। तत् मतलब तुम फ्लर्टिंग नहीं छोड़ोगे? यस, मतलब मैं फ्लर्टिंग नहीं छोड़ूंगा। अरे उम्मीद पर तो दुनिया कायम है मैडम। एक दिन तुम इस गरीब की इल्तिजा पर ज़रूर गौर फरमाओगी। ये उम्मीद मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। अपने दिल पर हाथ रख कर वासु ने धीमे स्वर में कहा। हे ईश्वर, इस लड़की को सद्बुद्धि देना। हे ईश्वर, इस लड़की को प्रेम करने वाला दिल देना। सपना ने दोनों हाथ जोड़ दिए कि बस अब बख्शो मुझे, कि तभी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनचंदा वहां आ गए। डॉक्टर सपना, अब आप अपने फादर से मिल सकती हैं। सब कुछ टेस्ट का रिजल्ट कल मिल जाएगा। अब आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। बाकी तो आपसे क्या कहना, आप खुद समझदार हैं। बस ये दवाएं समय पर लेते रहें, इसका खास ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। सपना ने राहत की सांस ली। अगले दिन सुबह वासु और सपना कैलाश जी को लेकर घर चले आए। उनकी तबीयत संभल गई थी, लेकिन सपना कुछ दिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वासु, पापा की वजह से मैंने कुछ दिन की छुट्टी ली है। तुमने घर भी तो शिफ्ट करना है, तो तुम्हारी भी मदद हो जाएगी, सपना ने वासु से कहा जब वह लौट रहा था। ओह हाँ, चलो अच्छा है सपना, एक से भले दो, वासु ने कृतज्ञता दिखाते हुए कहा। अरे दो नहीं अंकल, 3। मैं भी तो हूँ ना, मैं भी तो करूँगा आपकी शिफ्टिंग में हेल्प। और आपको मालूम है, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप हमारे ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। अक्षत की बात सुनकर वासु और सपना दोनों हंस दिए।